दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में, जिसमें हम केमिस्ट्री से संबंधित वस्तुनिष्ठ से प्रश्न कर रहे थे। लास्ट हमारा टॉपिक था कार्बनिक रसायन, जिसमें हमने हाइड्रोजन, अल्कोहल और बहुलक से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम कार्बनिक अम्ल, विस्फोटक पदार्थ और ईंधन से संबंधित देखेंगे। इस वीडियो के बाद आप पुराने वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वहाँ फिजिक्स और जीएस से संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्बनिक अम्ल। ये सभी साइंस से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपकी प्रयोगशाला परिचालक और साथ ही सेंट्रल स्टेट से संबंधित सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक कार्बनिक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ थोड़ा डिटेल दिया हुआ है। ये डिटेल को देखने के बदले हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कथन कारण से संबंधित है। कारण ए, फार्मिक एसिड एसिटिक अम्ल से अधिक तेज अम्ल है। फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। फार्मिक एसिड जो है, जिसका रासायनिक सूत्र HCOOH होता है, वो एसिटिक एसिड CH3COOH से अधिक अधिक तेज है। इसका कारण देखते हैं। फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। फार्मिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है, तो कारण भी बिल्कुल सही है। लेकिन आपको कथन समझ आ ही रहा होगा और कारण समझ आ रहा होगा। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन का कारण सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। आपको जब भी कथन का अगर उत्तर चाहिए रहेगा तो कथन के साथ आपको क्यों की लगाना चाहिए। जैसे कि फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, क्योंकि फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो यहाँ क्योंकि का आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि एसिटिक एसिड भी जो है ना ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो दोनों ही ऑर्गेनिक एसिड है। तो हम बोल सकते हैं कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपको जब भी कथन और कारण से संबंधित एमसीक्यू मिले तो आप हमेशा कथन को पढ़ने के बाद क्यों की लगाए, और क्यों की का अगर आपको रिप्लाई मिलता है तो आप कारण को सही समझे और इसका स्पष्टीकरण भी सही समझे। लेकिन यहाँ बस क्यों की का कारण नहीं मिल रहा है। यहाँ फार्मिक एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड है, ये बताया है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। याद रखें, कथन और कारण बहुत ईजी होता है, बस आपको क्यों की का आंसर मिलना चाहिए। फार्मिक अम्ल HCOOH और एसिटिक अम्ल दोनों ऑर्गेनिक कार्बनिक अम्ल हैं, दोनों के दोनों ऑर्गेनिक हैं। HCOO CH3COOH से अधिक तेज अम्ल है, क्योंकि इसमें H प्लस प्रोटॉन आसानी से मुक्त होते हैं। H प्लस प्रोटॉन जो है इसमें से आसानी से मुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। आप लंबे समय तक अगर कार्य करते हैं उसके बाद मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, तो उसका क्या कारण है ये पूछा गया है। तो इसका कारण लैक्टिक एसिड का संचयन है। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के संचयन के कारण लंबे समय तक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में हल्का थकावट का अनुभव होता है। डिटेल देख लेते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचयन हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचयन त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। ये त्वरित ना होकर मतलब ये जल्दी नहीं होता, ये कालिक मतलब धीरे धीरे इसका संचयन होता है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। ये दर्द को जिम जाने वाले अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो किसका? अभी हमने देखा था लैक्टिक एसिड का संचयन होने पर। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होता है? तो लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से थकावट महसूस होता है। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, इसी के कारण ये खट्टा होता है। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। याद रखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, जबकि टाइट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 जिसमें अम्ल का नाम दिया है और सूची 2 उसके स्रोत का नाम दिया है, तो उसे हम लोग को मिलाना है। तो अब ए में दिया है लैक्टिक अम्ल,
लैक्टिक अम्ल याद रखिए ये दूध और दूध के पदार्थ में होता है, तो ये तीसरा हो जाएगा इसका। दूसरा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में होता है। और तीसरा साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? अभी ऊपर हमने देखा था ये नींबू में होता है। और डी में दिया है ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल ये दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। तो पहला दिया है एस्कार्बिक अम्ल, ये नींबू में पाया जाता है। तो क्या एस्कार्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है? तो ऊपर हमने देखा था साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, नींबू में पाया जाता है। लेकिन याद रखिए एस्कार्बिक अम्ल में भी विटामिन सी होता है, जो ताजे सब्जी और साइट्रस फलों में भी पाया जाता है। साइट्रस फलों मतलब जिसमें साइट्रिक अम्ल होता है, और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। तो एस्कार्बिक अम्ल भी नींबू में पाया जाता है, तो ए सुमेलित है। दूसरा देखते हैं माल्टोस। माल्ट, माल्टोस जो है माल्ट में पाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल दही में पाया जाता है, तो नहीं, दही में एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता। ये दूध से बना है, तो दूध में, दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्कर्बिक अम्ल विटामिन सी ताजी सब्जियों एवं साइट्रस फलों जैसे नींबू में पाया जाता है। माल्टोस माल्ट में उपस्थित होता है। किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने से प्राप्त उत्पाद को माल्ट कहते हैं। दही में एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल मिलता है। लाल चींटी में फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। लाल चींटी में फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, डायरेक्ट सुमेलित करते हैं। सूची 1 में स्रोत दिया है और सूची 2 में अम्ल दिया है, तो उसे हम लोग को मिलाना है। और ए में दिया है अचार, तो याद रखिए अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है खट्टा दूध, खट्टा दूध रहे या कोई सा भी दूध रहे, इसमें लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है, तो ये लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। सेब, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। और सोडा वाटर, शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में होता है। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में टार्ट्रिक अम्ल विद्यमान होता है। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? तो अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए ऑक्जेलिक अम्ल सारिल का वृक्ष और टमाटर में पाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो वहीं टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर के निर्माण में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल का बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। और ये अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? सिरका किसका जलीय घोल है? तो ये एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल CH3COOH या एथेनोइक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखी गंध के लिए उत्तरदायी है। इसके सिरके के भौतिक एवं रासायनिक गुणों से इस बात की पुष्टि होती है कि वह एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। इसका निर्माण एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। सिरके का निर्माण एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी भी शर्करा युक्त विलयन में मदिराकरण के अंतर अम्लीय किण्वन से सिरका प्राप्त होता है। सिरके में मुख्यतः एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यह परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके? परिरक्षक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का रासायनिक नाम है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिरका का निर्माण फलों के शर्करा युक्त रस के किण्वन के फलस्वरूप होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। 4 से 8% तक जो भोजन के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम विस्फोटक पदार्थ के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है बताना है। 4 कथन दिए हैं। पहला कथन, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। दूसरा कथन, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। तीसरा कथन, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। चौथा कथन, सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, वो बताना है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, गन्ने के रस को किण्वन करने पर सिरका बनता है। दूसरा कथन, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, ये भी सही है। तीसरा कथन, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, तो ये गलत है, ये बेंजोइक अम्ल नहीं होता। चौथा कथन, सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये बिल्कुल सही है। लास्ट हमने व्याख्या में देखा था। तो इसमें ए, बी और डी बिल्कुल सही है। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसका डिटेल अगर आपको देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यह पीडीएफ वहां शेयर कर दिया जाएगा और इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ शेयर किया गया है। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, टॉपिक है विस्फोटक पदार्थ। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है? जो कारखाने या खान होते हैं उसमें विस्फोटक कौन से गैस के युग्म के कारण होता है? तो ये मीथेन एवं वायु के गैस युग्मों के कारण ये विस्फोट होता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। खानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैस पाई जाती है। इन्हीं में वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बनती है। 5.15% मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है। वायु में 12.5 से 74% कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति विस्फोटक होती है। वायु में 4 से 74% तक कार्बन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण कर विस्फोट कराया जा सकता है। 4 से लेकर 74% तक वायु और तथा कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण करके विस्फोट कराया जा सकता है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत विकल्पों में से खानों में अधिकतर मीथेन एवं वायु का मिश्रण विस्फोट का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? तो ये मीथेन और वायु के मिलने से होता है। आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो विस्फोटक नहीं है। बाकी ऑप्शन ए टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ये जो है विस्फोटक है। ऑप्शन बी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी आरडीएक्स भी विस्फोटक होता है। ठीक है, तो कौन सा विस्फोटक नहीं है ये पूछा गया था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो विस्फोटक नहीं होता, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है। बाकी टीएनजी, टीएनटी और पोटेशियम क्लोराइड जो है वो विस्फोटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? कौन से विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है ये पूछा गया है। तो टीएनजी का नाम जो है वो नोबेल तेल है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरडीएक्स आविष्कृत हुआ? आरडीएक्स हेनिंग द्वारा आविष्कृत हुआ है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों जो है वो गलत है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ ये व्याख्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आरडीएक्स का अन्य नाम कौन सा है?
तो साइक्लोनाइट जो है वो RDX का अन्य नाम है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता? कौन से विस्फोटक में आवश्यक संगठक के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन को नहीं पाया जाता? तो एमाटोल में इसे आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? तो इसमें ग्लाइसिरॉल ट्राइनाइट्रेट प्रयुक्त होता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम ईंधन से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादन में ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ईंधन से टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिएगा। और इसके अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे छत्तीसगढ़ और इंडिया से भी संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाला गया है। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? यहाँ जो दिया गया है उसमें से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? ईंधन दो प्रकार का होता है, एक कृत्रिम ईंधन और एक प्राकृतिक ईंधन। तो इसमें कौन सा प्राकृतिक ईंधन है ये पूछा गया है। तो इसमें पेट्रोलियम जो है वो प्राकृतिक ईंधन है, बाकी कोल गैस, टार और कोक ये तीनों प्राकृतिक ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आता है। ये पृथ्वी के भीतर दबे जीवाश्मों से निर्मित होता है। अन्य विकल्पों में कोक तथा टार कोयले या लकड़ी के भंजन आसवन से प्रदान कर लेते हैं, जबकि कोल गैस को कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? कौन सा स्वच्छतम ईंधन है ये पूछा गया है। तो प्राकृतिक गैस जो है वो स्वच्छतम ईंधन है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस व डीजल जीवाश्म ईंधनों में प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है, क्योंकि प्राकृतिक गैस बहुत कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैसें उत्सर्जित करती है, इसीलिए प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छतम ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? यहाँ कौन सा जीवाश्म ईंधन है ये बताना है। तो इसमें प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यह आसानी से जलती है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन लगभग 95% तथा थोड़ी मात्राओं में एथेन, प्रोपेन आदि गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो हाइड्रोजन का अधिकतम ईंधन मान होता है। आंसर ऑप्शन ए होगा। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो इस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालाओं में किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का 150, चारकोल का 33, प्राकृतिक गैस का 33 से 50 तथा गैसोलीन का 50 ईंधन माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाइड्रोजन गैस का 150 है, इसलिए ये सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप क्या है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा पेट्रोल के गुण का माप किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेल संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो सीटेल संख्या द्वारा डीजल का गुणवत्ता नापा जाता है, जैसे ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल ईंधन में डीजल की वाष्प और वायु प्रयुक्त ईंधन होता है। आंसर ऑप्शन ए होगा। डीजल इंजन एक अंतर्दहन ईंधन है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करके ईंधन में ज्वलन उत्पन्न करता है। डीजल ईंधन में दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होते, अतः इसमें
सिलेंडर के भीतर ही हवा को इतना संपीड़ कर दिया जाता है कि वायु का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यही तापमान स्फुलिंग दहन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मीथेन है। आंसर ऑप्शन सी होगा। डिटेल देखते हैं। घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। बायोगैस या गोबर गैस में 50 से 75% तक मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैसें के रूप में उपयोग में आती है? तो इसमें मीथेन गैस उपयोग में आती है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ की जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलाक्सेन उपस्थित होता है। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 75% पाई जाती है। याद रखिए, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। गोबर गैस में मुख्य तत्व मीथेन होता है, अभी ऊपर हमने देखा था। नेक्स्ट, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होता है, जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। SV देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का प्रणाली का आविष्कार किया। यहाँ थोड़ा गलत लिखा है लिखने में, याद रखना ये SV है। SV देसाई ने इस प्रणाली का आविष्कार किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिक डॉक्टर SV देसाई ने वर्ष 1941 से 42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो ये मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऑप्शन दिया है उसके आधार पर प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यहाँ कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल होता है। प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा लगभग 80% तक होती है। प्राकृतिक गैस में 80% के आसपास क्या होती है? मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव है। LPG के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो LPG के मुख्य अवयव है। डिटेल देख लेते हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है, जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। LPG मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन तथा इथेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरलकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? तो इसका मुख्य आधार घटक ब्यूटेन है। मीथेन किसका था? बायोगैस का था। और ब्यूटेन किसका है? LPG का है। आपको याद रखना है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक ब्यूटेन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसो ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। घरों में यह रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। इसमें अत्यंत उच्च दाब पर प्रोपेन, ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन जैसी गैस से द्रवित होती हैं। इन्हीं द्रवित हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG कहते हैं। यह प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? यह प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होती है। LPG के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टन आदि मिलाया जाता है। LPG
के रिसाव को पता करने के लिए इसमें एक दुर्गंध मिलाया जाता है, मरकेप्टन, दुर्गंध युक्त पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो इसमें ब्यूटेन होता है, अभी हमने देखा है। डिटेल देख लेते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन आदि मिलाया जाता है। याद रखिए इसमें मरकेप्टन मिलाया जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों आंसर होना चाहिए था, ठीक है। और इसमें बी और डी नहीं दिया है, तो आंसर इसका ई भी हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर, ठीक है, क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों मिलाता है, उसका मिश्रण होता है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है, तो देखो यहाँ चार ऑप्शन में से प्रोपेन का नाम नहीं दिया है, सिर्फ ब्यूटेन दिया है, तो आंसर इसमें ब्यूटेन हो जाएगा। प्रोपेन दिया होता तो ऊपर की तरह दो आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेन गैस एक एलपीजी मिश्रण है, तो एलपीजी मिश्रण ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है, आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सूची 1 में ईंधन गैस दिया है, सूची 2 में प्रमुख घटक दिया है, तो इसे हमें मिलाना है। ए में दिया है सीएनजी, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन और इथेन होता है, मीथेन और इथेन, तो ए का जो है वो तीसरा हो जाएगा। तो वहीं एलपीजी में कौन सा होता है, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो ये इसका तो ये बिल्कुल सही है। कोल गैस, कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये इसका चौथा हो जाएगा। और वाटर जल गैस का, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये मुख्य घटक, प्रमुख घटक है। वाटर गैस का मुख्य घटक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, तो डी का पहला हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला है, तो आंसर इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। कथन ए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मीथेन है। कारण देखते हैं। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इसमें कथन और कारण में कथन जो है वो गलत है और कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी के प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, और इसका कारण लेकिन बिल्कुल सही है, घरों और कारखानों में ज्वलनशील के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हम इसमें आंसर क्या ले सकते हैं, आंसर ऑप्शन डी ले सकते हैं। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाते हैं, क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ये गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें प्रदान नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है, कौन से रूप में इसकी आपूर्ति की जाती है, तो इसे तरल के रूप में आपूर्ति की जाती है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी है, सीएनजी क्या है, तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, आंसर ऑप्शन ए होगा। सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मानक वायुमंडलीय दाब पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घिरती है उसके 1% से भी कम आयतन तक प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर सीएनजी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त की सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है, तो इसमें क्या उपस्थित होता है, तो इसमें मीथेन गैस उपस्थित होता है CH4, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिया है और कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन, द्रवित प्राकृतिक गैसों को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ, तो ये जो कथन है वो गलत है। भारत में प्रथम LNG टर्मिनल
दहेज गुजरात में स्थापित हुआ था, ना कि हासन में। तीसरा कथन देखते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है और इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित होते हैं। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि प्रोपेन ब्यूटेन जो है वो मुख्य रूप से रसोई गैस के लिए उपयोग होते हैं। तो इसमें केवल कथन एक सही है, आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ डिटेल दिया हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोहॉल है। गैसोहॉल क्या है? तो ये एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल है। गैसोहॉल एथिल अल्कोहल और पेट्रोल होता है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोहॉल का मिश्रण है। गैसोहॉल का मिश्रण गैसोलीन और एथेनॉल है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 4 कथन दिया है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है, ये भी सही है। सॉरी, ये कथन गलत है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ऊपर हमने देखा था गैसोहॉल जो है वो गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है, ना कि बेंजीन और अल्कोहल का। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन, भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो ये भी सही है। चौथा कथन, गोबर गैस मुख्यतः मीथेन होता है, ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा जो है वो गलत है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा एथिल का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग लाया जाता है? लेड टेट्रा एथिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, किस कारण से मिलाया जाता है टेट्रा एथाइल? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग, अब स्फोटन दर को बढ़ाने के लिए इसका मिश्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीन के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रतिहीन के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है, आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कारों की अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। मोटर वाहनों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए और बताना क्या है, इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं मोटर कारों की अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है। तो मोटर वाहनों को अपेक्षाकृत मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष, पहला रेडियल टायर, तीसरा बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप, चौथा उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित दक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। सुप्रवाही ढांचा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है। यही वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ भारत में पाया जाता है? तो इंडिया में हाइड्राइड पाया जाता है, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उसमें खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं? विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा है वो पूछा गया है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर को देखते हैं। इसमें कथन 2 और 3 सही होगा। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। और तीसरा कथन है, आर्थिक रूप से व्यवहार्य
उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिसे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर हमारा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन एक जो है वो गलत है। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीप पर नहीं। तो ये समुद्र और महाद्वीप दोनों पर संपन्न है। आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हमारा वीडियो जल्दी मिल सके। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।